हेलो एवरीवन। माय नेम इज पुलिन मकवाना। और आज है ना, हम सीएस प्रोफेशनल के अंदर एक सब्जेक्ट है ईएसजी करके, उसके अंदर का एक चैप्टर है बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। उसको रिवाइज करते हैं। तो उसको रिवाइज करने के लिए मैंने जो भी हमारे मॉड्यूल के अंदर स्टडी मैट के अंदर जो भी डिटेल्स लिखी हुई है, जो भी माइन्यूट डिटेल्स है, उन सबको मैंने इस प्रेजेंटेशन में उतारा है। मैंने इसके लिए एक चार्ट्स बनाया है, हैंड रिटन चार्ट्स, जो 4 पेज के आसपास के हैं। तो उसके ऊपर से हम अगर रिवाइज करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो लेट्स रिवाइज। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो SS1 है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर जो मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी मीटिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग बताया। तो उसके लिए जो कंपनी सेक्रेटरीज ने, जो आईसीएसआई ने ये एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाया है। तो ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई मीटिंग करते हैं तो वो किस तरह से कंडक्ट करनी चाहिए, वो किसको एप्लीकेबल होगी, वो कंडक्ट कैसे होगी, उसको कन्वीन कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसमें कोरम क्या होना चाहिए, उसकी मिनट्स कैसे रखनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो लाइन बाय लाइन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा ओवरव्यू बताया है। तो सबसे पहले तो क्या है, बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में SS1 के अंदर मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आता है। तो उसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होती है? तो सबसे पहले तो वो किसके ऊपर होती है? ऑन विच कंपनी एंड ऑन विच मीटिंग्स। ओके। तो ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 है वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के ऊपर अप्लाई होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग के ऊपर नहीं, ये बोर्ड मीटिंग के साथ जो कमिटी मीटिंग है, जो कमिटी मीटिंग बोर्ड हेल्ड करते हैं उसके ऊपर भी अप्लाई होती है। तो इसके अंदर कमिटी मीटिंग जैसे कि ऑडिट कमिटी मीटिंग, सीएसआर कमिटी मीटिंग, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी मीटिंग, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी मीटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी मीटिंग विच आर मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन। तो इन सब कमिटीज को भी SS1 को फॉलो करना होता है। तो ये कमेटी जो है उसको तो फॉलो करना ही है। उसके अलावा किस कंपनी के ऊपर आईसीएसआई के बनाए हुए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कौन सी कंपनी के लिए, तो सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट के बारे में के अंदर लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी शेल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड मीटिंग स्पेसिफाइड बाय आईसीएसआई। जो आईसीएसआई ने स्पेसिफाई किए हैं वो सारी कंपनी को मेंटेन करना है। ओके। तो उसके अंदर कौन सी कंपनी अंदर गवर्न करिए? उन्होंने कहा ऑल दी कंपनी। का मतलब क्या हुआ? इसमें एवरी कंपनी लिख दिया सेक्शन 118 के अंदर। तो उसमें एवरी कंपनी में कौन सी कंपनी इंक्लूड करे और किसको नहीं करे? तो उसमें बताया कि ऑल दी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट के अंदर है। जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, या तो करंट कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनी लॉस। तो अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उन सबको SS1 एप्लीकेबल है। लेकिन एक्सेप्शन दिया हुआ है कि 1% कंपनी के जिसके अंदर ओनली 1 डायरेक्टर है ऑफ इट्स बोर्ड मीटिंग। तो अब ये तो लॉजिकल है, क्योंकि 1% कंपनी है, उसके अंदर ओनली सिर्फ 1 ही डायरेक्टर है। तो उसके लिए एक डायरेक्टर के लिए बोर्ड मीटिंग तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि एक ही पर्सन है, वो मीटिंग के अंदर आए तो वो तो खुद ही जो फैसला लेना है वो खुद ही ले लेगा, उसके लिए मीटिंग हेल्ड करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको एक्सेप्ट करके रखा है। तो ओपीसी। और दूसरी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज को नोटिफाई किया है कि उसको भी SS1 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी जो नॉट हु हैज नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, जिसने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। दूसरी IFSC पब्लिक कंपनी, IFSC प्राइवेट कंपनी। ओके।
तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं है। तो ऑल दी कंपनीज, उसके अंदर सेक्शन 118 के अंदर लिखा है एवरी कंपनीज के, जिसको आईसीएसआई ने बताया कि SS1 के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपकी बोर्ड मीटिंग के अंदर, जो भी बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग में जो भी कंडक्ट करते हो, उसके अंदर जो भी डिटेल्स लेते हो, वो सब के सब इसके अंदर डिस्क्लोज करनी होती है। वो हम आगे देखेंगे कि बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो उसके अंदर दूसरा एक क्लैरिफिकेशन के अंदर हम जाए तो SS1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन दी कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ऑल दी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट है उसके ऊपर तो अप्लाई करती है। दूसरा, अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट में गवर्न हुई है तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगी, बट इफ एनी इनकंसिस्टेंसी फाउंड बिटवीन दिस सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 एंड स्पेशल एक्ट, देन स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। तो स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी के जिसके ऊपर स्टैट्यूटरीली रिक्वायरमेंट नहीं है टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, बट वो वॉलेंटरीली अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो ऑल दी प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ SS1 वो सारे के सारे अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर वॉलेंटरी भी आप कर रहे हो तो भी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो एक मैंने चार्ट बनाया कि किसको अगर आप हम आगे देखेंगे कि कुछ पर्सन होते हैं जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर होते हैं या रिलेटेड पार्टी होती है। तो कुछ कमेटी मीटिंग, जो भी हमारी मीटिंग होती है, तो उसके अंदर उनको वोटिंग का राइट नहीं होता या उनको कोरम का राइट नहीं होता, प्रेजेंट करने का राइट नहीं होता। तो अगर आप इस चार्ट में देखते हैं तो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उनमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो किसी भी चीज में अलाउड नहीं है, कोरम में भी काउंट नहीं कर सकते। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे कोई भी डायरेक्टर या चेयरमैन, तो वो कोरम में भी काउंट नहीं होंगे, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते मीटिंग में, वो वोट भी नहीं कर सकते और प्रेजेंट भी नहीं रह सकते। ओके, बट अगर हम उसके अलावा इंटरेस्टेड डायरेक्टर और चेयरपर्सन की बात करें तो अगर उसमें क्या होता है कि कोई डायरेक्टर किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी एजेंडा के अंदर वो इंटरेस्टेड है, तो कोई ट्रांजैक्शन के अगर वो इंटरेस्टेड है, तो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है कि वो कोरम में भी काउंट नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता मीटिंग को, और वो मीटिंग के उस पार्ट को, वो वोटिंग भी उस पार्ट के अंदर नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रेजेंट हो सकता है। वो एक राइट दिया हुआ है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये जानना जरूरी है कि ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर या जो भी चेयरपर्सन है या चेयरमैन है, वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दे, तो वो आफ्टर डिस्क्लोजिंग वो कोरम में भी काउंट हो सकता है, वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है मीटिंग में, वो वोट भी कर सकता है और वो प्रेजेंट भी रह सकता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो कमिटी कौन सी कमिटी मीटिंग के ऊपर या बोर्ड मीटिंग के ऊपर, उसमें कौन कौन सी मीटिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है, दूसरी कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है, तो कौन कौन से उसके एक्सेप्शन है, क्या क्या, कौन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में पार्टिसिपेट, कोरम में काउंट किया जाएगा, पार्टिसिपेशन या वोटिंग या प्रेजेंस वो गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, इंटरेस्टेड डायरेक्टर या पार्टनर का या रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर का, इंटरेस्टेड डायरेक्टर या चेयरपर्सन की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो इसके साथ साथ हम दूसरा देखते हैं कि अगर ये पूरी एप्लीकेबिलिटी अगर एप्लीकेबल हो जाता है तो SS1 क्या बताता है कि हमें क्या करना है। तो SS1 बताता है कि बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर कुछ स्टेप्स है। तो अगर मैंने सिर्फ जो पूरा का पूरा बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी बोर्ड प्रोसेस है SS1 के अंदर, उसको थोड़े डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। आप मॉड्यूल में देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पार्ट्स मैंने किए हैं, अंदर का कंटेंट कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो आप देखोगे तो सबसे पहले कन्वीन ऑफ मीटिंग। तो कन्वीन जब करने जाते हैं तो उसकी ऑथोरिटी किसके पास है मीटिंग को कॉल करने की, किस डेट टाइम प्लेस पे मीटिंग होनी चाहिए, मोड क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर क्या होना चाहिए, नोटिस और एजेंडा क्या होना चाहिए, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, कितनी फ्रीक्वेंसी में मीटिंग होनी चाहिए, कोरम क्या होना चाहिए, जनरल प्रोविजन क्या है, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, फिर अटेंडेंस मीटिंग के अंदर अटेंडेंस लेनी होती है, चेयरपर्सन या चेयरमैन के रिगार्डिंग, पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के रिगार्डिंग एक पॉइंट है कि किसको अथॉरिटी है। फिर है मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर क्या करना है, क्या प्रिजर्वेशन कितने समय तक रखना है डॉक्यूमेंट्स को, और अदर डिस्क्लोजर्स। ओके, सम गुड प्रैक्टिस इन कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग, उसके लिए मेंटेन करना होता है एनुअल कैलेंडर, जो मीटिंग का
हम मीटिंग को वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्कोर दे सकते हैं। ओके, और दूसरा डेट टाइम एंड कमिटमेंट। और अगर हम आगे जाए तो इसके अंदर दूसरा क्या है कि कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। अब हम लाइन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप था हमारा कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। तो कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग के अंदर मैंने यहाँ पर स्टेप्स दिए कि क्या क्या चीजें कन्वीनिंग में मैंने बाइफरकेट की है। ऑथोरिटी क्या है, डेट टाइम प्लेस क्या है, नोटिस क्या है, और एजेंडा और नोट ऑन एजेंडा। तो अगर आप SS1 के अंदर जाओगे तो नोट ऑन एजेंडा और एजेंडा उसको एक सेपरेट पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो वो भी मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। तो आप पहले तो कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग के अंदर देखोगे तो उसके अंदर क्या है। तो कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑथोरिटी किसके पास है मीटिंग कॉल करने की। तो ऑथोरिटी टू कॉल द मीटिंग इज विथ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि CS कैन नॉट कॉल द मीटिंग ऑन हिज ओन। CS अपने आप मीटिंग कॉल नहीं कर सकता अनलेस ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और EOA में ऑथोराइजेशन मिला है। ओके, दूसरा कह रहा है कि तो अगर CS डायरेक्टली नहीं कर सकता तो कौन कॉल कर सकता है। तो कॉल करने के लिए अगर मीटिंग कॉल करनी है तो उसके लिए एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, जो कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का वो एनी टाइम सेंड करेगा रिक्वेजिशन टू कन्वीन द मीटिंग। वो किसको रिक्वेजिशन भेजेगा, वो CS को। कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, वो जो कंपनी के अंदर अगर CS है तो उसको, और CS नहीं है कंपनी में तो कोई अदर पर्सन के जिसको ऑथोराइज कर रखा है बोर्ड ने, तो उसको वो डायरेक्टर नोटिस सेंड करेगा। और वो जो एक रिक्वेजिशन सेंड करेगा, सॉरी नोटिस नहीं, एक रिक्वेजिशन सेंड करेगा कि हमें कन्वीन करनी है मीटिंग ऑफ बोर्ड। ओके, तो वो अगर उसने ऐसा रिक्वेजिशन भेजा तो उसके बाद वो जो CS है या उसका जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले चेयरपर्सन का या चेयरमैन का कंसल्ट लेने जाएगा। तो इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है तो वो MD का कंसल्टेशन लेगा, और MD भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर का। ओके, तो वो लोग इन लोगों से कंसल्ट लेने के बाद अगर चेयरमैन इनको अगर ऐसा लगा कि हाँ मीटिंग होनी चाहिए तो वो कर सकता है। ओके, और अदरवाइज वो मना भी कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट है कि इफ ओरल रिक्वेजिशन सेंड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर रिटर्न कंसेंट रिटर्न में रिक्वेजिशन दे रहे तो अच्छा है। अगर उसने ओरल में दिया तो क्या करेंगे, तो CS और जो ऑथराइज पर्सन है वो उसको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। जो भी रिक्वेजिशन ओरल में बोला है वो पूरा का पूरा राइटिंग के अंदर उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी कंसर्न डायरेक्टर है उसको सेंड करना पड़ेगा, और उसको दिखाने के बाद अगर वो अप्रूव करता है तो वो हम उसके बाद उसको चेयरमैन या MD या होल टाइम डायरेक्टर को देंगे। और वो अगर इसके रिक्वेशन से अगर सेटिस्फाइड है तो वो डायरेक्टली अप्रूव कर देंगे, तो उसके बाद कन्वीन होगी मीटिंग। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो मीटिंग को रिफ्यूज करना पड़ेगा। तो वो जो रिफ्यूज है वो CS और जो भी ऑथोराइज पर्सन है एक्ट एज पर EOA के मुताबिक होंगे। तो उसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है, अगर उन्होंने चेयरपर्सन या MD या होल टाइम डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया तो ओके। अगर रिफ्यूज किया तो CS या ऑथोराइज पर्सन क्या कर सकता है, अगर उसको EOA में प्रिस्क्राइब कर रखा है कि इस तरह से करना है, तो अगर चेयरमैन रिफ्यूज करे तो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़नी चाहिए, तो वो डू एज पर दी EOA। और अगर EOA साइलेंट है तो कैन नॉट कन्वीन दी रिक्वेजिशन। जो भी रिक्वेजिशन आया है मीटिंग कन्वीन करने के लिए तो उसके हिसाब से वो मीटिंग कन्वीन नहीं करेगा। लेकिन बट स्टिल जो डायरेक्टर है जिसने रिक्वेजिशन दिया वो हिज ओन इंडिपेंडेंटली वो मीटिंग कन्वीन कर सकता है। वो इंडिपेंडेंटली मीटिंग कन्वीन करने के लिए बोल सकता है। ओके, उसके बाद ये पॉइंट था पूरा का पूरा ऑथोरिटी टू कॉल मीटिंग। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइम प्लेस या डे के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो डे के अंदर लिखा हुआ है कि एनी डे। इसके अंदर डे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें इंक्लूड करना है हमें पब्लिक हॉलीडे भी और नेशनल हॉलीडे भी। कोई भी डे के ऊपर आप मीटिंग कन्वीन कर सकते हो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से। ओके, बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, अनलेस EOA प्रोवाइड्स अदरवाइज। अगर EOA में कुछ अलग लिखा है तो वो करना पड़ेगा। तो जनरली डे कोई भी हो सकता है इंक्लूडिंग पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे। टाइम उसका एनी टाइम जो कन्वीनियंट हो डायरेक्टर्स को। मोड क्या होना चाहिए, इन अ पर्सन और वर्चुअल मोड भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड जो हो तो उसके अंदर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि नॉट इंक्लूड टेली कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक या टेली कॉन्फ्रेंसिंग इंक्लूड नहीं होता है।
उसके अंदर बट इंक्लूड करते हैं ऑडियो विजुअल मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हम इंक्लूड करते हैं। ओके, अगर टेलीकम्युनिकेशन और वो सब होगा तो उसके अंदर कोरम काउंट नहीं होगा, पार्टिसिपेशन भी इनवैलिड गना जाएगा। ओके, तो ऑडियो विजुअल मोड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि सीरियली नंबर होना चाहिए। जो जो मीटिंग्स जो भी हो रही है तो इसमें सीरियल नंबर होना चाहिए एवरी मीटिंग्स का। ओके, उसके बाद एडजर्न मीटिंग के रिगार्डिंग क्या पॉइंट है, तो एडजर्न मीटिंग के अंदर है फॉर वांट ऑफ कोरम। अगर मीटिंग एडजर्न हुई है फॉर वांट ऑफ कोरम के लिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर वांट ऑफ कोरम के लिए अगर एडजर्न हुई है तो वो सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस इन नेक्स्ट वीक। बट इसके अंदर है इफ दैट डे इज नेशनल हॉलीडे देन हेल्ड ऑन अ नेक्स्ट सक्सीडिंग डे, देन नेक्स्ट सक्सीडिंग डे के ऊपर होनी चाहिए। मतलब कि अगर जो ओरिजिनल जो मीटिंग हुई है वो मीटिंग हम किसी भी डे के ऊपर कर सकते हैं, पब्लिक हॉलीडे नेशनल हॉलीडे के ऊपर कर सकते हैं। ओके, लेकिन एडजर्न मीटिंग हुई है फॉर वांट ऑफ कोरम के लिए, तो हम वो नेशनल हॉलीडे के ऊपर नहीं कर सकते, नेशनल हॉलीडे के नेक्स्ट सक्सीडिंग डे पर करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद क्या है प्लेस वेन्यू, प्लेस और वेन्यू ऑफ मीटिंग क्या है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस जनरली होगा और एनी अदर प्लेस और रिमोट प्लेस भी चल सकता है इंडिया और अब्रॉड में, सिर्फ एओए अनऑथोराइज नहीं होना चाहिए। If board meeting is conducted at other place contravening the AOA, then decision taken in such a meeting cannot be put in operation. तो वो गिना नहीं जाएगा, वो जो डिसीजन लिया है वो void हो जाएगा। Coincidental presence of physical presence of all the director in one place cannot constitute meeting। मतलब coincidentally सारे डायरेक्टर एक जगह पर आ गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये वैलिड कोरम है। ओके, वैलिड मीटिंग नहीं गिनी जाएगी। तो मीटिंग ऑफ बोर्ड या कमेटी मीटिंग ऑन अ सेम डे हो सकता है, बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग दोनों सेम डे के ऊपर रख सकते हैं, अलाउड है, बट कीप अ रीजनेबल टाइम गैप, उन दोनों के बीच में रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी मीटिंग है ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड ऑडिट कमेटी मीटिंग, उसमें ध्यान रखना है कि बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग जिसके अंदर इक्विटी लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाने वाला है, तो उसके अंदर रीजनेबल बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए, एज नैरो एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो यूपीएसआई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो लीकेज होने की संभावना है। ओके, तो वो नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा टाइम गैप। तो अभी तक हमने पढ़ लिया ऑथोरिटी क्या है, कन्वीनिंग द मीटिंग। उसके अंदर हमने देखा कि सीएस नहीं कर सकता है कॉल, कोई भी डायरेक्टर कॉल कर सकता है, वो सीएस को बताएगा, सीएस कंसल्ट करेगा चेयरमैन एमडी या डब्ल्यूटीडी से, और ओरल रिक्वेजिशन हो सकता है, डायरेक्ट अप्रूव होगा, रिफ्यूज किया तो एओए, या नहीं हुआ तो एओए साइलेंट है तो हम नहीं कर सकते, बट डायरेक्टर अपने आप ओन इंडिपेंडेंट हैंड ऊपर कर सकता है। उसमें एक पॉइंट रह गया था कि चेयरमैन है ना वो मे एडजॉर्न द मीटिंग एट एनी रीजन एनी स्टेज ऑफ द मीटिंग। मतलब जब भी ऑथोरिटी है चेयरमैन के पास कॉल करने की, अगर मीटिंग कॉल हुई है तो वो कभी भी मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है फॉर एनी रीजन और एट एनी स्टेज ऑफ मीटिंग, एक्सेप्ट, बट एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्टेड और डिसेंटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंटेड एट द मीटिंग वे कोरम इज प्रेजेंट। अगर कोरम प्रेजेंट है और उसके अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो नहीं कर सकता। जनरली उसके पास पावर है कि वो एनी रीजन से एनी स्टेज के ऊपर एडजॉर्न कर सकता है मीटिंग। ओके, तो ये ऑथोरिटी देख ली हमने, डेट टाइम प्लेस देख लिया। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक था डेट, जो मीटिंग की डेट क्या होनी चाहिए, जनरली वो पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे भी अलाउ कर रहा था, लेकिन अगर वो एडजॉर्न हुई है मीटिंग फॉर वांट ऑफ कोरम, देन that is not allowed, because adjourn meeting for want of quorum should be held on a same day or time or place in the next week. If that day is a national holiday, then held on a next succeeding day of national holiday. Okay, अभी तक यहाँ पर सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मीटिंग के अंदर क्या मीटिंग जो भी है बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, उसकी नोटिस किस तरह से दी जानी चाहिए। तो उसकी नोटिस के अंदर आप आए तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि नोटिस जनरली राइटिंग में होनी चाहिए ऑफ एवरी मीटिंग टू एवरी डायरेक्टर को देनी होगी, बाय हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड या ईमेल के थ्रू सभी डायरेक्टर को देनी होगी।
अब इसमें क्या है कि इश्यू ऑफ नोटिस इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं कि नोटिस, मैंने कहा कि एवरी मीटिंग की नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए, एवरी डायरेक्टर को देना है, हैंड डिलीवरी हो सकता है, स्पीड पोस्ट हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या चाहिए कि इश्यू ऑफ द नोटिस इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो उसको टू बोथ ओरिजिनल डायरेक्टर एंड ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर दोनों को नोटिस इश्यू करनी है। ओके, एक सेकेंड। तो इश्यू ऑफ नोटिस इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अगर ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो बोथ ओरिजिनल डायरेक्टर प्लस ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर दोनों को देनी है नोटिस। और अगर एडजॉर्न मीटिंग के अंदर है, इश्यू कर रहे हैं नोटिस, तो ऑल द डायरेक्टर इंक्लूडिंग द डायरेक्टर हु आर नॉट अटेंडेड द ओरिजिनल मीटिंग, मतलब अगर मीटिंग एडजॉर्न हुई है तो भले ही उसने ओरिजिनल मीटिंग कंडक्ट नहीं, ओरिजिनल मीटिंग में वो प्रेजेंट नहीं था, फिर भी उसे एडजॉर्न मीटिंग के लिए नोटिस देनी होगी, यस देनी होगी। ओके, तो फॉर वांट ऑफ कोरम है, तो डिसाइड क्या होगा, जो भी एडजॉर्न मीटिंग की डेट होगी वो तो सेम डेट, टाइम और प्लेस इन नेक्स्ट वीक के अंदर होगी, तो इश्यू करनी पड़ेगी नोटिस फोर्थ दरविद, तो उसके पहले का जो भी डेट है उसके हिसाब से। और अगर कोई अदर रीजन है तो डेट एडजॉर्न होगी, डिसाइडेड इन दी ओरिजिनल मीटिंग के अंदर ही डिसाइड हो जाएगी। ओके, यस। और नहीं हुई तो एटलीस्ट 7 डे बिफोर दी एडजॉर्न मीटिंग। ओके, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि नोटिस कौन देगा। तो नोटिस देनी है बाय सीएस को, या जो भी ऑथोराइज किया हुआ है, बोर्ड ने किसी पर्सन को ऑथोराइज किया, वो पर्सन देगा एवरी डायरेक्टर को। हम यहाँ देख सकते हैं सेंड की नोटिस टू एवरी डायरेक्टर, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस गिवन टू कंपनी को, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पर देनी है। और अगर एड्रेस नहीं है तो उसका जो भी डीन मेंशन किया होगा ना, उसके अंदर उसने उसका एड्रेस मिल जाएगा। डीन पे से हम एड्रेस निकाल सकते हैं। ओके, तो सेंड की नोटिस, तो नोटिस के अंदर ऑप्शन टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी है। उसके अंदर सेंड नोटिस हुई तो उसके अंदर दो ऑप्शन है, ऑप्शन टू पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, तो अगर ऑप्शन है पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और फिजिकल मोड, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए आपको इंटीमेट करना होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, और वो वैलिड रहेगा फॉर 1 ईयर। नो डिबार हिम फ्रॉम अटेंडिंग इन पर्सन, मतलब इसका मतलब ये है कि उसके पास ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आएगा। अगर उसने ईयर के स्टार्टिंग में, जो भी कैलेंडर ईयर है उसके स्टार्टिंग में उसने बता दिया कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड से मैं वोटिंग करूंगा, ओके, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहा है विद इन 1 ईयर के अंदर, और दूसरी बार वो इन पर्सन में आ रहा है तो आप उसको भगा दो, तो ऐसा नहीं। वो अगर इन पर्सन में आना चाहता है तो भी आ सकता है, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकता है वोटिंग। तो नोटिस कितने डेज पहले देनी है, तो नोटिस एटलीस्ट 7 डे बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, अनलेस एओ स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड। जनरली मिनिमम 7 डेज के पहले तो नोटिस देनी ही पड़ेगी। अगर एओए में लिखा है कि ज्यादा डेज की भी होनी चाहिए तो वो हो सकती है। हाँ, यहाँ पर ये कैच है कि यहाँ पर देख रहा है एटलीस्ट 7 डेज, यहाँ पर 7 डेज लिखा है, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि 7 क्लियर डेज। जो हमने जनरल मीटिंग के अंदर देखा था उसमें 7 क्लियर डेज लिखे हुए थे, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसमें एटलीस्ट 7 डेज लिखा है, मतलब नॉर्मल वर्किंग डेज के अलावा भी डेज काउंट होंगे इसके अंदर, तो एटलीस्ट 7 डेज। हाँ, लेकिन दो चीज ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ मीटिंग, जिस डे ऑफ मीटिंग की डेट वो काउंट नहीं होगी, लेकिन जब डेट की आप जिस दिन आपने नोटिस सेंड की वो इस 7 डे के अंदर काउंट हो जाएगी, लेकिन जिस डेट को मीटिंग है वो काउंट नहीं होगी, उसके पहले 7 डेज हो जाने चाहिए। अच्छा, इस 7 डेज के उपरांत दूसरे 2 दिन मिलेंगे, मतलब कि 48 आवर्स मिलेगा इफ यू हैव सेंड द नोटिस थ्रू स्पीड पोस्ट, ओके, पोस्टल, थ्रू पोस्टल मोड। अच्छा, इसके अंदर शॉर्टर नोटिस अलाउड है क्या? हाँ, यस, तो शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट दी अर्जेंट बिजनेस के लिए अलाउड है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उससे आपको रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है
तो आपको रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, जो भी आपकी कंपनी में मेजोरिटी डायरेक्टर है उससे रेटिफाई करवाना पड़ेगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो शॉर्टर नोटिस के लिए तो आपको एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मीटिंग में ही प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूव करा लो। अगर वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है तो शॉर्टर नोटिस से जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहा है उसको सर्कुलेट करवाना पड़ेगा ऑल द डायरेक्टर को, एंड पोस्ट रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट वन डायरेक्टर। तो उसको ऑल डायरेक्टर को सर्कुलेट करने के बाद एटलीस्ट वन डायरेक्टर से पोस्ट रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ओके तो अब हम इसके अंदर एक पॉइंट है कि जो भी नोटिस है ना वो सेबी रेगुलेशन क्या बोलता है इसके रिगार्डिंग। तो सेबी रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है कि रेगुलेशन 29, सेबी रेगुलेशन का रेगुलेशन 29 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन, उसमें बताया गया है कि प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज को, अगर नोटिस हो रही है, नोटिस सेंड कर रहे हो तो उसका प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। ओके सॉरी, मीटिंग हेल्ड कर रहे हो तो उसका प्रायर इंटीमेशन देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को भी। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो कितने दिन पहले, तो एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई भी कमिटी मीटिंग या बोर्ड मीटिंग हो रही उसके एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज के पहले उसको इंटीमेट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। इसमें कैच पॉइंट ये है कि इसमें डेट ऑफ इंटीमेशन, जब जिस दिन को आप इंटीमेट कर रहे हैं और जिस दिन को मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं दोनों दिन काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोनों चीजें ध्यान में रखनी। तो ये कौन से मैटर के लिए, कौन से प्रपोजल के लिए मीटिंग में कौन से प्रपोजल या मैटर है जिसके रिगार्डिंग आपको सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। तो उसके एग्जांपल है, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट अप्रूव होने वाला है, या बायबैक का प्रपोजल है, वॉलेंटरी डिलिस्टिंग होने वाला है, फंड रेजिंग करने वाले हो आप, एक्सेप्ट सिक्योरिटी रिसिप्ट्स और डेट ट्रांजेक्शन, डिविडेंड डिक्लेरेशन होने वाला है, बोनस डिक्लेरेशन, ऑल्टरेशन इन फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, ऑल्टरेशन इन डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट और रिडेम्पशन अमाउंट। तो अगर उन सब के अंदर चेंजेस होने वाले हैं तो वो बताना होता है। ओके तो यहाँ पर हमारा नोटिस का पॉइंट खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं एजेंडा एंड नोट ऑन एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब क्या है कि बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग। एजेंडा का मतलब क्या है? एजेंडा का मतलब है कि जो भी मीटिंग कर रहे हैं हम, बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं या कमेटी मीटिंग, उसके अंदर कौन से बिजनेस ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, तो कौन से बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं वो है एजेंडा। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन यानी अंदर उसके अंदर बताते हैं कि आइटम नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा कैन ऑल्सो बी टेकन इन द मीटिंग विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन प्लस मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। जनरली जो भी ट्रांजेक्शन हमने लिखे हुए हैं कि मीटिंग के अंदर हम ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जो एजेंडा है उसके बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको एजेंडा के अंदर नहीं लिखा है वो भी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करवाना है या बताना है सबको, तो उसके लिए आप चेयरमैन और मेजोरिटी डायरेक्टर की परमिशन लेके उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं एजेंडा में। ओके बट नोट ऑन एजेंडा टू ट्रांजेक्ट दी अर्जेंट बिजनेस शॉर्टर टाइम पीरियड कैन बी गिवन। जनरली एजेंडा के लिए भी एटलीस्ट 7 डे का ही टाइम है बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग गिवन टू डायरेक्टर को। जो भी मीटिंग की डेट है ना उससे 7 डेज पहले ही एजेंडा की नोट देनी होती है। तो टू ट्रांजेक्ट द अर्जेंट बिजनेस शॉर्टर नोटिस कैन बी पॉसिबल, बट सेम टू सेम शॉर्टर नोटिस के लिए आईडी की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है जो हमने ऊपर चेक की। ओके अर्जेंट बिजनेस के अंदर यूपीएसआई होती है, वो ध्यान रखना है। एक बार एनेक्चर ए और बी के अंदर जो भी एजेंडा, जो भी डिटेल्स दी हुई है वो देख लेनी चाहिए, वो एक बार रिव्यू कर लेना। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सिर्फ नॉलेज के पर्पज से देख सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो भी पहला चार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने मीटिंग जो कन्वीन करनी थी उसके रिगार्डिंग देखा कि मीटिंग कन्वीन कैसे होगी, तो उसकी अथॉरिटी किसके पास है, किस डेट टाइम प्लेस पे होनी चाहिए, क्या सीरियल नंबर रखना चाहिए, क्या नोटिस किस तरह से देनी चाहिए, एजेंडा और नोट ऑन एजेंडा क्या होना चाहिए, ये सब हमने देख लिया। ओके अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रिजोल्यूशन पास होने वाला है, सॉरी क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होने वाली है और ये सब। हेलो एवरीवन,
अभी तक हमने जो भी बोर्ड प्रोसेस थी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर एप्लीकेबिलिटी देख ली कि SS1 की एप्लीकेबिलिटी क्या है, और उसके बाद हमने जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की प्रोसेस के अंदर हम किस तरह से करनी है, उसके अंदर हमने किस तरह से बोर्ड मीटिंग कन्वीन करनी है, बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग किस तरह से कन्वीन करनी होती है उसके रिगार्डिंग देखें। अब हम देखने वाले हैं कि जो भी कमेटी मीटिंग या बोर्ड मीटिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसमें कोरम क्या होना चाहिए, उसका अटेंडेंस किस तरह से मेंटेन करना है, और उसमें चेयरमैन कौन होना चाहिए। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोर्ड मीटिंग है ना, उसमें 3 पार्ट है। एक है बोर्ड मीटिंग है, दूसरा है मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और तीसरा है कमिटी मीटिंग। तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर है ना 2 टाइप की मीटिंग करनी होती है। फर्स्ट टाइम सबसे पहले होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है वो विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करनी होती है, और उसके बाद जितनी भी बोर्ड मीटिंग होती है उसके अंदर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है इन एवरी कैलेंडर ईयर के अंदर। यहाँ पर ईयर का मतलब है एवरी कैलेंडर ईयर, प्लस गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 डेज का गैप होना चाहिए जनरली एवरी कंपनीज के अंदर। उसके अंदर 3 कंपनीज को एग्जम्पशन दिया गया है। तो उस कंपनी के अंदर है 1 पर्सन कंपनी जिसमें मोर देन 1 डायरेक्टर है, क्योंकि लेस देन 1 डायरेक्टर के ऊपर तो SS1 की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है। ओके, तो OPC जिसके अंदर मोर देन 1 डायरेक्टर है, दूसरे स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी, अगर वो कंपनी है तो उसकी बोर्ड मीटिंग कितनी करनी होगी, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी होगी? तो उनको मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग करनी है इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर के अंदर, प्लस गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, वो मिनिमम 90 डेज का होना चाहिए उनके केस में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? तो जनरली जो नॉर्मल कंपनीज है उनको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो 30 डेज में करनी है, तो वो तो इनको भी करनी है, वो OPC स्मॉल कंपनी डॉर्मेंट कंपनी को भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो विद इन 30 डेज को कर ही देनी है। उसके बाद की देन आफ्टर की जो मीटिंग है वो मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग एवरी कैलेंडर ईयर में, प्लस गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग मैक्सिमम 120 डेज का रखना है। तो इनको एक एग्जम्पशन दिया गया कि इनको मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग करनी है ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब कि ईच कैलेंडर ईयर के अंदर मिनिमम 2 बोर्ड मीटिंग तो करनी ही है, और मैक्सिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। उसमें मैक्सिमम 120 डेज का गैप था, यहाँ पर मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में, मतलब मिनिमम 90 डेज, उतना तो गैप होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि कल बोर्ड मीटिंग की और 2 दिन बाद फिर से बोर्ड मीटिंग कर दी और पूरे ईयर की बोर्ड मीटिंग खत्म कर दी, ऐसा नहीं। ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में, मतलब ईच हाफ ऑफ में तो कर ही सकते हैं ना, पहले 6 महीने के जब भी एंड होने वाला है उसके आगे के दिन को कर दी, और खत्म हुआ उसके बाद के दिन कर दी, तो ईच हाफ की कंप्लाई होगी और 3-4 दिन के अंदर दूसरी मीटिंग होगी। ऐसा नहीं करना है, उसके बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप भी होना चाहिए। उसमें कहा है कि 4 बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम 120 डेज का गैप रख सकते हैं। ओके, और वो बोर्ड मीटिंग देख ली। अब है मीटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जो मीटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम 1 मीटिंग होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ फाइनेंशियल ईयर। बोर्ड मीटिंग जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो भी मीटिंग होने वाली है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है। तो फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग होनी चाहिए, उसके अंदर विदाउट अटेंडेंस ऑफ द नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जब भी मीटिंग होगी तो उसके अंदर जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है उस मीटिंग में। उस मीटिंग में सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, मिनिमम 1 टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर मीट होने चाहिए। फिर एक कमिटी मीटिंग, तो वो तो होगी एज पर लॉ और रेगुलेशन। तो सिविल ऑर्डर रेगुलेशन के अंदर बताया कि ऑडिट कमेटी और NRC की क्या मीटिंग होनी चाहिए। तो ऑडिट कमेटी की मीटिंग है ना, सेम टू सेम बोर्ड मीटिंग की जो मीटिंग है देन आफ्टर वाली वही है, मिनिमम 4 टाइम इन अ ईयर, इन अ कैलेंडर ईयर, एंड टाइम गैप बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग, मैक्सिमम 120 डेज का। ओके, और NRC के अंदर क्या कहा है? NRC एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, NRC नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, तो मीट करना ही पड़ेगा। अब ये मीटिंग शैल बी हेल्ड क्या काम करने के लिए मीटिंग करनी है? तो मीटिंग शैल बी हेल्ड
to review the performance of the non-independent director, board of director as a whole and chairman. इन तीनों का परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं. और एक्सेस एंड दूसरा क्या पॉइंट है, एक्सेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमलाइन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपनीज मैनेजमेंट बोर्ड ने मेंबर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रही है या नहीं, उसके रिगार्डिंग मीटिंग कर रहे हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग देख ली, बोर्ड मीटिंग की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और कमिटी मीटिंग की. ओके, उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कोरम. फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग देख ली, अब हम देख लेते हैं कोरम क्या होना चाहिए. तो कोरम के अंदर सबसे पहले देखना है कि टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है. कोरम में टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है जो भी डायरेक्टर आए हुए हैं वो सभी डायरेक्टर को काउंट करेंगे हुज प्लेस आर नॉट वेकेटेड. टोटल स्ट्रेंथ में ऑल द डायरेक्टर्स कवर हो जाएंगे, वो एक्सक्लूड करेंगे सिर्फ वही डायरेक्टर हुज प्लेस आर वैकेटेड, जिसकी प्लेस वैकेट हुई उसको एक्सक्लूड कर देंगे. कोरम शैल बी प्रेजेंटेड थ्रू आउट द मीटिंग, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा तो चेयरमैन इंश्योर करेगा कि कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट हुआ है या नहीं. जनरली कोरम कितना होना चाहिए, तो जनरली होना चाहिए 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर अनलेस ईओए प्रोवाइड्स अदरवाइज. और सेबी लोडर रेगुलेशन के अंदर बताया गया है कि टॉप 2000 जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसके अंदर कोरम होना चाहिए मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. सॉरी, दोनों के अंदर है विच एवर इज हायर, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर. बट वो जो थर्ड डायरेक्टर क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. तो इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर 2 डायरेक्टर है, यहाँ पर 3 डायरेक्टर्स है, उसमें एक डायरेक्टर मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. ओके, अब इसमें ऐसा क्या है कि इफ एनी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 और मोर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ हो, अगर कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर का नंबर टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्ट्रेंथ से 2/3 या उससे ज्यादा हो तो उसकी कोरम में मिनिमम 2 नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. कोरम ऑफ द कमिटी मीटिंग एज पर लॉ के प्रमाण होगी. इफ नॉट तो एज पर स्पेसिफाइड बाय बीओडी, और इफ नॉट बीओडी देन मेंबर कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हमने पहले पढ़ लिया उसमें से ये कि कोरम के अंदर देखना है कि अगर डायरेक्टर प्रेजेंट हुआ है इन अ मीटिंग कि जो पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है तो वो भी कोरम में काउंट होगा, एक्सक्लूडिंग अनलेस एक्सक्लूडेड फॉर सर्टेन मैटर. उसके अंदर अगर जनरली तो कोरम में काउंट होगा, लेकिन अगर वो किसी ट्रांजैक्शन के लिए एक्सक्लूड किया गया है कोरम में तो वो वहां पर नहीं होगा. जैसे कि आरपीटी में नहीं काउंट होगा, अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो जनरली नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी में अलाउड है. अगर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता है तो उसके बाद वो इंक्लूड हो सकता है. इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि अगर फर्म है या तो वो कोई अनदर फर्म के अंदर या कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, वो कोई अनदर फर्म में मेंबर है या पार्टनर है या ओनर है, बोर्ड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है तो कोई अनदर एंटिटी में डायरेक्टर या ऐसा कुछ है, या कोई अनदर कंपनी के अंदर वो 2% या मोर देन 2% पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहा है, या अनदर कंपनी का प्रमोटर, मैनेजर के या सीईओ है तो तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा, इंटरेस्टेड गिनाएगा. तो ये पॉइंट था कोरम का कि कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच इज हायर, एओए अगर प्रोवाइड्स अदरवाइज तो वो हो सकता है. लेकिन ये तो मिनिमम लिमिट है, इससे कम तो नहीं हो सकता, इतना तो होना ही चाहिए. इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता. ज्यादा एओए बता रहा है तो हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा. ओके, अब चेयरमैन कौन होना चाहिए, तो चेयरमैन के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो क्या कहा है कि अगर बोर्ड मीटिंग है तो उसके अंदर जनरली जो कंपनी का चेयरमैन है वही बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन रहेगा. इफ नो चेयरमैन इन अ कंपनी देन if no chairman in a company or chairman is unable to present within 5 minutes of the time given for board meeting, then directors जो भी है बोर्ड के वो elect कर लेंगे one of them as a chairman unless AOA specify otherwise. If chairperson is interested in any matter, then majority of the director consent on that
कि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कंडक्ट द मीटिंग फॉर दैट मैटर। मतलब अगर मेजोरिटी डायरेक्टर कंसेंट कर लेंगे, अगर चेयरपर्सन है वो इंटरेस्टेड है, तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर है वो कंसेंट करेंगे कि नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो मीटिंग को कंडक्ट करे फॉर दैट मैटर और ट्रांजेक्शन। इन अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर डिस्क्लोजिंग इंटरेस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में। आरपीटी प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, वोट भी नहीं कर सकता, कोरम में काउंट भी नहीं हो सकता, चेयरपर्सन भी नहीं बन सकता, चेयरपर्सन ही नहीं हो सकता। ओके, उस ट्रांजैक्शन के लिए मीटिंग ऑफ कमिटी के अंदर जो मेंबर ऑफ कमिटी के जो मेंबर है वो चेयरमैन को चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को इलेक्ट करेंगे। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहला प्रेफरेंस था, अगर कंपनी में चेयरमैन है तो कंपनी का चेयरमैन ही बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन बनेगा। यहाँ पर कमिटी में ऐसा नहीं है, कमिटी में कमिटी के जो मेंबर है वो इलेक्ट करेंगे चेयरमैन को। If elected chairman not presented or unable to attend within 5 minutes of the commencement of the committee meeting, then presented committee member will elect a chairman from them unless you is specified otherwise। तो अब हमारा एक ही पॉइंट रहा है, वो है अटेंडेंस ऑफ मीटिंग। अटेंडेंस ऑफ कमिटी मीटिंग, ईच बोर्ड मीटिंग एंड ईच कमिटी मीटिंग के लिए डिफरेंट अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। उसके साथ साथ जो भी अटेंडेंस रजिस्टर है वो इन अगर लूजली फॉर्म के अंदर है, अगर वो लूजली फॉर्म के अंदर है तो बाउंड करना होता है उसे एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर के अंदर। एंड अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और अदर प्लेस वेयर बोर्ड स्पेसिफाई। Every company presented at the board meeting or committee meeting shall sign in register। Generally every director presented at the board meeting or committee meeting shall sign in the attendance register। but अगर कोई भी डायरेक्टर है जो पार्टिसिपेट किया है मीटिंग में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उसके केस में डीम्ड साइन माना जाएगा इफ द अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर प्लस ऑथेंटिकेटेड बाय सीएस और चेयरमैन। तो जनरली क्या कहा अटेंडेंस रजिस्टर में, वो बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग का सेपरेट मेंटेन करो, लूजली फॉर्म में है तो उसे बाउंड कराओ एटलीस्ट वंस इन अ 3 ईयर के अंदर, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करो या अदर प्लेस पे। अगर जो भी रजिस्टर है अटेंडेंस रजिस्टर है उसके अंदर एवरी डायरेक्टर जो प्रेजेंट हुआ है मीटिंग में उसका साइन होना चाहिए। और अगर कोई डायरेक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट किया है तो उसकी साइन डीम्ड मानी जाएगी अगर उसका रिकॉर्डिंग हुआ है अटेंडेंस रजिस्टर में प्लस सीएस या चेयरमैन ने ऑथेंटिकेट किया है। ओके, तो उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर को कितने समय तक प्रिजर्व करना है, तो वो प्रिजर्व करना होता है मिनिमम 8 इयर्स तक फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयर। उसके अंदर जब भी लास्ट एंट्री हुई तब से 8 ईयर तक उसको प्रिजर्व करना होता है। उसको वो किसकी कस्टडी में रहेगा, तो अटेंडेंस रजिस्टर शैल बी इन द कस्टडी ऑफ द सीएस। इफ नो सीएस देन पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। और जो भी अटेंडेंस रजिस्टर है वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर, वो डायरेक्टर्स जो भी हैं उन सबको इंस्पेक्ट करने के लिए ओपन रहेगा। पर एक कैच है इसके अंदर, इवन आफ्टर पर्सन सीजेस टू बी ए डायरेक्टर, तो वो अगर पर्सन सीज हो चुका है टू बी ए डायरेक्टर तो भी वो एंटाइटल है टू इंस्पेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर फॉर द मीटिंग, फॉर वो कौन सी मीटिंग, जो मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग हिज डायरेक्टरशिप पीरियड। तो अगर कोई भी पर्सन सीज हो चुका है फ्रॉम द डायरेक्टरशिप तो वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है उसकी अटेंडेंस रजिस्टर जब वो डायरेक्टरशिप में था उस पीरियड के अटेंडेंस रजिस्टर वो इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके, यहाँ पर जो भी प्रिजर्व करना है वो हमने देख लिया 8 इयर्स तक, और उसके बाद अगर उसको डिस्पोज ऑफ करना है तो बोर्ड के अप्रूवल से कर सकता है। 8 इयर्स कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री मेड देयरिन। अब अटेंडेंस के अंदर एक है लीव ऑफ एब्सेंस। तो अगर कोई डायरेक्टर 1-2 मीटिंग में नहीं आने वाला है तो वो लीव ऑफ एब्सेंस के लिए सीएस या चेयरमैन को रिक्वेस्ट कर सकता है, कम्युनिकेट करेगा और उसके हिसाब से वो उसको सीएस या चेयरमैन लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करते हैं। तो granted to director only if the request for leave of absence communicated to company secretary or chairman or person authorized by board।
तो उनको उसने अगर रिक्वेस्ट की है तो वो लोग ग्रांट करेंगे। लेकिन लीव ऑफ एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल आप कंपनी की कोई भी मीटिंग अटेंड ना करो। तो अगर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेट, तो वो वैकेट माना जाएगा इफ द डायरेक्टर एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ विथ और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस। अगर विथ और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस वो 12 मंथ तक कंपनी की सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता है तो वो डायरेक्टरशिप वैकेट गिनी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारा जो इस चार्ट के अंदर था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होनी चाहिए, कोरम क्या होना चाहिए, अटेंडेंस ऑफ मीटिंग क्या होनी चाहिए और चेयरमैन क्या कौन होना चाहिए। ओके, तो अब इसके बाद हमें देखना है 3 टॉपिक। एक है पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ओके, तो उसकी ऑथोरिटी किसके पास है? रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास हो सकता है या कंडक्टिंग अ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके रिजोल्यूशन पास हो सकता है। ओके, तो रिजोल्यूशन से अगर पास करना है तो अथॉरिटी किसके पास है? चेयरमैन के पास है। इफ नॉट अ चेयरमैन तो एमडी के पास। अगर एमडी भी नहीं है तो एनी अदर पर्सन बट अदर देन इंटरेस्टेड डायरेक्टर, वो लोग रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास करने के लिए ऑथोराइज्ड है। ओके, तो अगर ऑथोरिटी है तो उसके अंदर एक पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट है कि इफ 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर वो ऐसा कह रहे हैं रिक्वायर्स दैट रिजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन टू बी डिसाइडेड एट अ मीटिंग, मतलब रिजोल्यूशन सर्कुलर से मत डिसाइड करो, वो वैलिड बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके डिसाइड करो, तो चेयरमैन शैल पुट सच अ रिजोल्यूशन फॉर कंसीडरिंग एट अ बोर्ड मीटिंग। तो वो रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में कंडक्ट किया जाएगा और उसका जो अप्रूवल है, ओके, तो उसके अप्रूवल के अंदर देखना है कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज पास, वो अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट। तो वो जो एंटाइटल टू वोट है ना, उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट एंटाइटल टू वोट है। मतलब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 2 स्टार मार्क पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट जब देखते हैं तो उसके अंदर जब 1/3 लोग रिक्विजिशन बाय जो भी रिजोल्यूशन है उसको सर्कुलेशन की जगह बोर्ड मीटिंग से करवाना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, तब उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर टोटल में काउंट होंगे, उसका 1/3 करना है। लेकिन जब रिजोल्यूशन का अप्रूवल लेना है, सर्कुलेशन से पास हो रहा है तब अप्रूवल लेना है, तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो एंटाइटल टू वोट है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड डायरेक्टर आर नॉट एंटाइटल टू वोट, इसलिए उनको काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इज पास क्या कब माना जाएगा, अप्रूव कब होगा? जब अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर हु एंटाइटल टू वोट, एक्सक्लूड करेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर को। अब डीम्ड टू बी पास्ड ऑन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, तो ये माना जाएगा कि ये डीम्ड पास हो चुका है। कब? अगर कब माना जाएगा? तो लास्ट डेट स्पेसिफाई फॉर साइनिंग असेंट और डिसेंट बाय डायरेक्टर बाय साइनिंग ऑन रिजोल्यूशन और बाय ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसके अंदर लिखा हुआ होगा रिजोल्यूशन के अंदर कि इस डेट तक आपको अप्रूवल दे देना है। ओके, अप्रूवल के अंदर लिखा हुआ होगा कि इस डेट तक अप्रूवल दे देना है। इफ द डायरेक्टर नॉट रिस्पॉन्डेड ऑन दैट डेट, उस लास्ट डेट तक उसने रिप्लाई नहीं दिया तो उसको माना जाएगा कि वो डायरेक्टर एब्सटेंट है फ्रॉम वोटिंग। और अगर इफ द अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी डायरेक्टर एंटाइटल टू वोट नॉट रिसीव्ड, अगर मेजोरिटी डायरेक्टर ने अप्रूवल ही नहीं दिया तो रिजोल्यूशन नॉट पास। ये तो अप्रूवल नहीं दिया तो रिजोल्यूशन नॉट पास।
बट अगर signifies that assent or dissent by director by signing resolution or by electronic mode. તો એમણે સિગ્નિફાય કર્યો એમનો અસેન્ટ ને ડિસેન્ટ. જો મેજોરિટી ને ડિસેન્ટ મળી તો નોટ પાસ. પણ અસેન્ટ મળી છે મેજોરિટીને, પણ બીજા ઘણા બધા એવા છે कि जिन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है, तो वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि डायरेक्टर एब्सेंट है फ्रॉम वोटिंग. तो ये एक पॉइंट है, वो एब्सेंट है. तो कब माना जाएगा? तो डेट ऑन विच असेंट रिसीव्ड ऑफ रिक्वायर्ड मेजोरिटी. तो जिस डेट को रिक्वायर्ड मेजोरिटी की असेंट मिल गई उस डेट को अप्रूवल माना जाएगा. लेकिन प्रोवाइडेड दैट, उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि ऑन दैट डेट जब भी असेंट मिली रिक्वायर्ड मेजोरिटी की, उस दिन देखना है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर हु हैज नॉट रिस्पॉन्डेड, जो एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग वाले जो डायरेक्टर थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया है वो, प्लस डायरेक्टर हु हैव रिस्पॉन्डेड विद डिजायर टू रिजोल्यूशन डिसाइडेड बोर्ड मीटिंग, कि जो ऐसा कह रहे हैं कि रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग से कंडक्ट करना है, तो वो जिन्होंने वोट ही नहीं किया है और जो ऐसा कह रहे हैं कि बोर्ड मीटिंग से करो, वो दोनों मिलके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 1/3 या उससे ज्यादा हो गए. यस, तो नॉट कंसिडर्ड अप्रूव इवन आफ्टर रिक्विजिट मेजोरिटी होती है तो भी नहीं माना जाएगा until नॉन रिस्पोंडेंट गिव देयर असेंट एंड फाइनलाइज द एक्चुअल सिनारियो. एंड अगर 1/3 से कम है इन दोनों को मिला के, तो इफेक्टिव डेट ऑन विच द असेंट रिसीव्ड ऑफ रिक्विजिट मेजोरिटी. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है कि ये 1/3 और ये 1/3 में क्या डिफरेंस है. तो मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों 1/3 में क्या डिफरेंस है. ये 1/3 बता रहा है कि अगर पहले से ही टोटल डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्टेड डायरेक्टर के 1/3 लोग मिलकर वो कह रहे हैं, वो हो गए हैं टोटल का 1/3 या उससे ज्यादा, वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सर्कुलेशन से नहीं करना है, वैलिड मीटिंग से ही करना है, तो चेयरमैन कहेगा कि वैलिड मीटिंग से ही होगा. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना कि रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं बोर्ड मीटिंग से करना है, वो 1/3 काउंट नहीं हुए हैं, वो 1/3 से कम है. तो वो जो कम वाले हैं टोटल 1/3 नहीं हुए, इसके कारण तो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्ट नहीं हुआ, वो सर्कुलेशन से पास होने गया. तो सर्कुलेशन से पास होने गया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे डायरेक्टर थे जो कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, बोर्ड मीटिंग से करो, सर्कुलेशन मत पास करो. तो वो डायरेक्टर और जिन्होंने सब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उन दोनों को मिला के अगर टोटल डायरेक्टर के 1/3 या उससे ज्यादा हो गए, तो उसको भले ही रिक्विजिट मेजोरिटी मिल जाती है तो भी वो अप्रूव कंसिडर नहीं किया जाएगा. नॉट कंसिडर्ड अप्रूव इवन आफ्टर रिक्विजिट मेजोरिटी अंटिल नॉन रिस्पोंडेंट गिव देयर असेंट और डिसेंट. तो अगर नॉन रिस्पोंडेंट उनके असेंट डिसेंट दे देंगे तो एक्चुअल सिनारियो पता चलेगा कि इसके अंदर सिर्फ जो पोर्शन बचा है वो सिर्फ जो रिजोल्यूशन की जगह पर बोर्ड मीटिंग वाला है उनका ही रहा है और वो 1/3 से कम है. तो डेट ऑन विच द असेंट रिसीव्ड ऑफ रिक्विजिट मेजोरिटी, उसी डेट को रिजोल्यूशन पास्ट माना जाएगा, अप्रूव्ड गिना जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटरमाइनिंग 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर यहाँ पर. और लिस्ट ऑफ आइटम्स शैल बी प्लेस्ड इन बोर्ड मीटिंग एंड नॉट बी प्लेस्ड बाय सर्कुलेशन. उसका एक एनेक्सर ए दिया हुआ है, वो मॉड्यूल में से आप चेक कर सकते हो. ना रिलेवेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बोर्ड मीटिंग से करेंगे या सर्कुलेशन से, लेकिन एक बार चेक कर सकते हैं. रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन जो भी है वो नोटेड, जो भी रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन शैल बी नोटेड एट अ सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. क्यों? क्योंकि जो सर्कुलेशन से पास हुआ है उसकी कोई बोर्ड मीटिंग कंडक्ट ही नहीं हुई है, बोर्ड मीटिंग हुई ही नहीं है, तो मिनट्स बनी ही नहीं है, तो उसमें मिनट्स नहीं बनी होगी. तो जो भी रिजोल्यूशन सर्कुलेशन से पास हुए उसकी जो भी मिनट्स है वो भी नेक्स्ट मीटिंग में, और उसके अंदर जो भी रिजोल्यूशन लिए गए वो सब कुछ नोटेड एट द सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग एंड रिकॉर्डेड एट द मिनट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. उसकी वैलिडिटी पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वैलिड एज इफ इट इज पास एज अ ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है, ऐसा ही माना जाएगा. अगर रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन नॉट डिस्पेंस, तो द रिक्वेस्ट ऑफ बोर्ड टू मीट एट स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी.
pass by circulation not dispense तो requisition of board to meet at specified frequency है meet करे ऊपर से। तो ये resolution by circulation खत्म हो गया। अब हम देखते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। एक सेकेंड। मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर हमें दो तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि जो भी मिनट्स है वो मेंटेन किस तरह से करनी है। तो मेंटेन होगी डिस्टिंक्ट और डिफरेंट मिनट्स बुक, मतलब जो भी बोर्ड मीटिंग है और ईच ऑफ द कमिटी मीटिंग सबकी डिफरेंट मिनट्स मेंटेन होगी। तो मिनट बुक जो भी है वो ईच कमिटी मीटिंग और बोर्ड मीटिंग की डिफरेंट मेंटेन होगी। प्लस मेंटेन करनी होगी मिनट्स इन अ फिजिकल मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड विथ अ टाइम स्टैम्प एंड वो केप्ट एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी और अदरवाइज। तो जनरली वो मेंटेन किस तरह से होगी, ईच कमिटी मीटिंग और बोर्ड मीटिंग की डिफरेंट मेंटेन करनी है मिनट्स, वो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड में विथ टाइम स्टैम्प और केप्ट एट अ रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर ऑफिस प्लेस वेयर बोर्ड अप्रूव। रिकॉर्डिंग ऑफ द मिनट्स, मीटिंग की जो भी रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड कैसे करना है मिनट्स को, तो उसके अंदर लैंग्वेज है ना वो क्लियर कंसाइज और प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके अंदर जो भी मीटिंग के जो भी कंटेंट है, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है मीटिंग के अंदर, उसकी प्रोसीडिंग को वो कंटेंट को कंटेन करना है, फेयर एंड करेक्ट समरी देनी है। ओके तो लैंग्वेज उसकी क्लियर कंसाइज ने प्लेन होनी चाहिए। जो भी मीटिंग में प्रोसीडिंग्स हुई है उसको फेयर एंड करेक्ट वे में समराइज करना है ओके मिनट्स के अंदर। उसके बाद अगर मीटिंग के अंदर कोई भी अनसाइंड डॉक्यूमेंट के बेस पर डिसीजन लिया है बोर्ड ने, तो वो अगर डिसीजन ऑफ बोर्ड इज बेस्ड ऑन अनसाइंड डॉक्यूमेंट कि जो नॉट अ पार्ट ऑफ नोट्स और एजेंडा, मतलब क्या हुआ कि एजेंडा और नोट्स के का भी पार्ट नहीं था कोई, उसका कोई भी डिसीजन आया है या कोई अनसाइन, और उसके साथ साथ वो जो भी डिसीजन लिया है वो अनसाइन डॉक्यूमेंट पे लिया है, मतलब उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो उस केस में सीएस या चेयरमैन का इनिशियल होना चाहिए उस अनसाइन डॉक्यूमेंट पे जिसके बेस पर डिसीजन आया है, जो नोट और एजेंडा का पार्ट नहीं था। ओके तो एनी अर्लियर, और उसके साथ साथ एनी अर्लियर रिजोल्यूशन जो सप्रेस्ड और मॉडिफाइड देन मिनट्स कंटेन द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ द अर्लियर रिजोल्यूशन ऑल्सो। तो अगर अर्लियर कोई रिजोल्यूशन को सप्रेस या मॉडिफाई करना है तो वो जो करंट मीटिंग है उसकी मिनट्स के अंदर अर्लियर रिजोल्यूशन जिसको मॉडिफाई करना है उसका भी रेफरेंस देना है। ओके अब मैं कह रहा हूं कि उसकी डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग की कंक्लूजन की डेट क्या होगी। तो डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग जब भी है ओके उससे कब तक मीटिंग के जो भी मिनट्स है वो सर्कुलेट हो जाने चाहिए। तो जब भी कंक्लूड हुई ना बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, जब भी कंक्लूड हुई उस डेट के 15 दिन के अंदर ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट हो जाना चाहिए। ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट हो जाना चाहिए ऑल द मेंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग। और जब भी कंक्लूड हुई थी मीटिंग उसके 30 डेज के अंदर मिनट्स शैल बी एंटर्ड इन द मिनट बुक एंड डेट ऑफ द एंट्री ऑफ द मिनट्स इन द मिनट बुक रिकॉर्डेड बाय द सीएस, कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करेगा। तो क्या कहा, जब भी कंक्लूड हुई मीटिंग उसके 15 डेज के अंदर ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट कर देनी हर मेंबर को, और जब भी कंक्लूड हुई उसके 30 डेज के अंदर एंटर्ड इन द मिनट्स बुक के अंदर। और जो भी डेट है ऑफ एंट्री ऑफ द मिनट्स इन अ मिनट बुक वो रिकॉर्ड करेगा सीएस। Minutes once entered in a minute book shall not be altered. Once entered in the minute book, that minutes shall not be altered except express approval of board in a subsequent meeting plus record in that meeting. तो जनरली तो जो भी मिनट्स है वो वंस रिकॉर्ड कर ली, वो दूसरी बार मिनट बुक के अंदर ऑल्टर नहीं कर सकते, एक बार डाल दी। लेकिन उसके बाद की नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मीटिंग के अंदर एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ बोर्ड प्लस रिकॉर्ड इन दैट मीटिंग के अंदर रिकॉर्ड करके आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनट्स ऑफ प्रीसीडिंग बोर्ड मीटिंग शैल बी नोटेड कि एंटर इन दैट मीटिंग इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। मतलब जो भी लास्ट बोर्ड मीटिंग की जो भी मिनट्स है वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रही है उसके डेट के इमीडिएटली बिफोर तक तो रिकॉर्ड हो ही जानी चाहिए। तो मिनट्स ऑफ प्रीसीडिंग बोर्ड मीटिंग शैल बी नोटेड immediately before the date of next board meeting. Minutes of board meeting signed and dated by the chairman. This is most important point कि जो भी बोर्ड मीटिंग है या कमिटी मीटिंग है उसकी जो भी मिनट्स है वो साइंड एंड डेटेड होनी चाहिए बाय चेयरमैन की, साइंड एंड डेटेड होनी चाहिए। वो चेयरमैन भले ही ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग का हो या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय चेयरमैन ऑफ दैट बोर्ड मीटिंग और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग के चेयरमैन से भी आप रेटिफाई करवा सकते हो, बट इनिशियल ऑन ईच पेज एंड जो भी चेयरमैन है उसकी इनिशियल होनी चाहिए ईच पेज पर, प्लस साइन होनी चाहिए लास्ट पेज पर। जो भी मिनट्स है वंस साइंड बाय चेयरमैन शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। कॉपी ऑफ द साइंड मिनट्स, जो भी चेयरमैन की साइंड मिनट्स है प्लस ये सर्टिफाइड है, वो कॉपी सर्कुलेट हो जानी चाहिए ऑल द डायरेक्टर्स को विद इन 15 days ऑफ साइनिंग ऑफ मिनट्स। जो भी मिनट साइन हुई एंड सर्टिफाइड हो गई उसके 15 दिन के अंदर ऑल द डायरेक्टर को जो, और यहाँ पर ऑल द डायरेक्टर कौन, जो भी डायरेक्टर एज ऑन दी बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर थे कंपनी के और जो भी अपॉइंटेड देयर उस मीटिंग में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए उन सबको ये मिनट सर्कुलेट हो जानी चाहिए। डायरेक्टर एंटाइटल टू रिसीव द साइंड कॉपी ऑफ द मिनट्स। कौन कौन डायरेक्टर साइंड कॉपी लेने के लिए एलिजिबल है, कौन ले सकता है साइंड कॉपी? तो मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप इफ ही सीजेस टू डायरेक्टर। अगर कोई डायरेक्टर सीज हो चुका है डायरेक्टरशिप से तो वो उसकी जो डायरेक्टरशिप का पीरियड था उसके अंदर की कोई भी मिनट्स चेक कर सकता है, उसकी स्कैन कॉपी ले सकता है, साइंड कॉपी ले सकता है। और ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें है उषा मार्टिन टेलीमेटिक्स लिमिटेड वर्सेस आरओसी। उसके अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि टाइपोग्राफिकल एरर और इनएडवर्टेंट एरर इन राइटिंग ऑफ मिनट्स एरिया वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, वो जो बताया उस तरह से। मतलब एक्सप्रेस अप्रूवल बोर्ड का चाहिए होगा सब्सिक्वेंट मीटिंग में और रिकॉर्डिंग दैट मीटिंग, बट उसके अंदर नॉट एन ऑफेंस। जनरली वो जो भी अगर आप उसके अंदर कोई भी मिस्टेक करते हो तो वो ऑफेंस माना जाता है, लेकिन टाइपोग्राफिकल और इनएडवर्टेंट एरर है मिनट्स में तो वो नॉट एन ऑफेंस काउंट किया जाएगा। अब कहते हैं लास्ट टॉपिक रहा हमारा कि प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कब तक प्रिजर्व करना है। तो अगर मिनट्स है ऑफ ऑल द मीटिंग तो मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हो, कमेटी मीटिंग हो, ईच बोर्ड मीटिंग, ईच कमेटी मीटिंग की सबकी परमानेंटली मेंटेन करनी है विथ टाइम स्टैम्प। फिजिकल हो तो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड विथ टाइम स्टैम्प मेंटेन करनी है परमानेंटली। अगर मर्जर हुआ है तो मर्जर के केस में मर्ज्ड कंपनी की भी, मतलब ट्रांसफरर कंपनी की भी ट्रांसफरी कंपनी को मेंटेन करनी होगी, तो दोनों की मेंटेन करेगा परमानेंटली मिनट्स। रजिस्टर जो भी है, डेट होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, एनुअल रिटर्न, उन सबको 8 years तक प्रिजर्व करना है। और ऑफिस कॉपी है जो नोटिस, एजेंडा, नोट ऑन एजेंडा, उसकी जो ऑफिस कॉपी है वो भी 8 फाइनेंशियल ईयर तक प्रिजर्व करनी है, देन आफ्टर यू कैन डिस्ट्रॉय इट। तो अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि हमने पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मिनट्स ऑफ मीटिंग कंप्लीट कर लिया, प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स कंप्लीट कर लिया, और हमने जो भी बचा था वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा अटेंडेंस ऑफ मीटिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया, कोरम भी कंप्लीट कर लिया, चेयरमैन वाले पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लिए, कन्वीनिंग वाले भी पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, एजेंडा भी देख लिया, नोटिस, अथॉरिटी सब कुछ देख लिया। तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग प्रोसेस के अंदर हम सिंपली देखते हैं तो हमारा सारे स्टेप कंप्लीट हो गए या नहीं, वो एक बार चेक कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले। ओके, कन्वीनिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग ये फर्स्ट स्टेप था। दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, जिसके अंदर बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग जो हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा कोरम, कोरम क्या होना चाहिए, जनरल प्रोविजन क्या है, बोर्ड मीटिंग की क्या प्रोविजन है, कमेटी
मीटिंग के क्या प्रोविजन है, टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है। ओके और अटेंडेंस ऑफ मीटिंग हमने देख ली, उसके अंदर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता था। लीव ऑफ एब्सेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर था चेयरमैन, चेयरमैन बोर्ड मीटिंग में कौन हो सकता है, कमिटी मीटिंग में कौन हो सकता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन ऑफ द कंपनी हो सकता है, कमिटी मीटिंग में तो कमिटी के मेंबर ही बनाएंगे। पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के अंदर अथॉरिटी किसके पास है, अप्रूवल कौन देगा, प्रोसीजर क्या है उसकी, रिकॉर्डिंग, वैलिडिटी। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग में हमने उसको कैसे मेंटेन करना है, उसमें क्या कंटेंट होने चाहिए, कि जो क्लियर कंसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो सब हमने देख लिया। रिकॉर्ड किस तरह से करना है, फाइनलाइज करना है, एंट्री इन मिनट्स बुक देख लिया। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, साइनिंग ने डेटिंग किसका करना है वो देख लिया। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स प्रिजर्व किस तरह से करने, वो कंपनीज रूल्स के अंदर दिए गए हैं, वो देख लिए। डिस्क्लोजर्स देख लिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सेबी लोडर रेगुलेशन के हिसाब से जो जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी, वो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं देखेंगे। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट हम बोर्ड डिस्क्लोजर करके चैप्टर नंबर 8 है ईएसजी का, उसके अंदर देख लेंगे। ओके तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बोर्ड प्रोसेस थ्रू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। तो अब मैं दूसरा तो कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी, कीप साइनिंग एंड कीप learning and keep signing. Okay, thank you for listening. All the best. Thank you very much.